Hello Agricos, welcome to Agriculture Student Academy. My name is प्रवीण कुमार. हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस. ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था कि बेसिक डेफिनेशन क्या होता है सॉइल का, क्या डिफरेंस होते हैं पेडोलॉजी एडेफोलॉजी के बीच में, क्या होता है सॉइल प्रोफाइल, सॉइल कंपोनेंट्स कितने मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सॉइल के अंदर कितने मात्रा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल कंपोनेंट. वो हम लोगों ने देखा था. ह्यूमस क्या होता है ये देखा था हम लोगों ने. पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर किया था ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें हम लोगों ने देखे थे CN रेशियो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन के बीच में. कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड की थी CN रेशियो का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 को देख के ही पार्ट 3 पे इंटर करें. ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे सॉइल एयर. लेकिन मैं सॉइल एयर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा. कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूनिट 1 जो कि सिलेबस है हमारा, उसमें यूनिट 1 में रॉक और मिनरल्स को दे रखा है और मैंने उसको कवर नहीं किया. मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जो पर्पस है, सबसे पहले हम सॉइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस को ले लेंगे और फिर रॉक और मिनरल्स के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि रॉक और मिनरल्स मिट्टी के या सॉइल के पार्ट नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन उन लोग को हम सेपरेट पढ़ेंगे. ठीक है, तो अच्छा होगा, है ना. और यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को देख रखा है तो वेरी गुड. आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे. ठीक है, चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है. क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे बताएंगे CN रेशियो क्या होता है. CN रेशियो क्या होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे लिख भेजेंगे फिल्म और ह्यूमस का CN रेशियो कितना होता है. ठीक है, फिल्म या ह्यूमस का CN रेशियो कितना होता है. और क्वेश्चन नंबर 3 आप मुझे लिख भेजेंगे कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में जो ऑप्टिमम pH होना चाहिए वो कितना होता है. अब आप किसी को याद भी नहीं आ रहा होगा कि कब बताए थे सर ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस में कितना pH होता है. याद करो, पार्ट 2 में जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था जब नाइट्राइट बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और ऑप्टिमम pH कितना होना चाहिए. लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ऑप्टिमम pH कितना होना चाहिए. आप मुझे तीनों क्वेश्चंस कमेंट में लिख भेजोगे. अब क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा ये है कि चीज़ों को आप रिकॉल करते हो. ठीक है, और रिकॉल का फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं. ठीक है, और मैंने कुछ जो डेटा प्रोवाइड की थी आपको, जिसको आपको रट्टा मारा था, वो मैं क्या करूँगा, हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहूँगा, जिससे चीज़ों को आप रिकॉल कर पाओगे. ठीक है, और डेटा ऐसे ही याद होता है. आप ऐसे लेके कॉपी याद करोगे तो वो भूल जाओगे, याद नहीं होता लंबे समय तक. लेकिन जब आप उसको कमेंट में लिखोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि आप कॉपी खोल लिए और देख के लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, अपने से लिखना नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट में आंसर लिख भेजोगे. ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबे लेक्चर को लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना. चलिए, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते. चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे सॉइल एयर. अगर हम सॉइल एयर की बात करें और हम एयर की बात ही ना करें, क्योंकि हमने सॉइल के बारे में ऑलरेडी कवर कर चुका है. ठीक है, और हम आज एयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो एयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होना चाहिए. ठीक है, देखिए एयर को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर को ना तो हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ठीक है, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के बता सकते हैं भाई कि हवा चल रही है ना. चलो, अब विंड की अपनी एक स्पीड होती है, लेकिन ये आपका अलग टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना. हम क्योंकि पढ़ रहे हैं सॉइल एयर, तो हम क्या करेंगे, एयर को कंपैरिजन करेंगे या रिलेट करेंगे किससे, सॉइल से. ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आता है कि एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल.
किसी भी सॉइल के लिए जो एयर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। कैसे होता है? क्योंकि देखो अगर प्रॉपर मात्रा में एयर प्रेजेंट होंगे तो रूट बेटर ग्रो कर पाएगा, ठीक है। मैं उसके अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो बेटर ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो सेकेंड पॉइंट क्या बोला? विदाउट इनफ ऑक्सीजन प्लांट रूट, ठीक है, डू नॉट ग्रो वेल एंड दिस इफेक्ट हेल्थ ऑफ द होल प्लांट। क्या बोला कि अगर इनफ मात्रा में ऑक्सीजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट का रूट क्या होगा? डेवलप नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। और जब प्लांट का रूट ग्रो नहीं करेगा तो प्लांट प्रॉपर वहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, हवा आया वो उसको उड़ा के चल जाएगा। पहला तो लिमिटेशन ये हो गई। दूसरा, प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा अगर सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं हुआ तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोला? एक अच्छे सॉइल के अंदर 25% एयर होना ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप प्लीज़ जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कितने मात्रा में एयर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, कितने मात्रा में वाटर प्रेजेंट होना चाहिए और कितने मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एयर होते हैं क्या मिट्टी में घुले होते हैं? नहीं। देखो ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। जैसे ये सॉइल है, 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 ये सॉइल है। तो जो बीच में जो ये गैप बन रहे हैं उस गैप में क्या भरा होता है? एयर भरा होता है। कुछ मात्रा में ये सॉइल में भी क्या होते हैं? डिजोल्व रहते हैं बिटवीन स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। तो हम जान सकते हैं या हम जानते भी हैं कि जो सॉइल में जो एयर होता है वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? भरा होता है ना। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं गैसियस लेवल बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, कि एटमॉस्फेयर में गैसेस का लेवल क्या होता है और सॉइल के अंदर गैसेस का लेवल क्या होता है, ठीक है। चलो हम लोग एक डेटा देखते हैं। देखिए डेटा को आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में होता है, 20.9 या अप्रोक्स 21% हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। आर्गन 0.93% हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि इसी से हम कैलकुलेट करेंगे बायोमास एंड डिफ्यूज़न प्रोसेस। हाँ, आप भी चिंता मत कीजिए, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल हमको याद रखना है कि नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेरिक जो ये परसेंटेज है वो कितना है? 78%। ऑक्सीजन का 0.9 या 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। आर्गन का 0.93%, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सॉइल में कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज वही है जो एटमॉस्फेयर में है, 78%। ऑक्सीजन का 20 से 20.6% थोड़ा डिफर किया, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.25 से 0.3%, ये भी डिफर कर गया एटमॉस्फेयर से। आर्गन का लेवल वही है 0.93%। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंपैरिजन में ये चीज़ हमको ये मिला कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वेरी करता है, ठीक है। चलिए एक और डेटा देखते हैं, वहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये है हमारा सॉइल और ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखिए सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज माइनर, बहुत कम डिफर करता है, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उतना नहीं मानते हैं। देखो ना 79.2 है, यहाँ पे 79 है, तो उतना ही चलता है। लेकिन ऑक्सीजन का लेवल देखो यहाँ पे कितना है? 20.6, यहाँ पे 20.9। तो ऑक्सीजन भी डिफर कर गया। ऑक्सीजन का लेवल सॉइल में कितना है? 20.6 है और एटमॉस्फेयर में 20.9 है। और CO2 का लेवल देखो यहाँ पे 0.25% है, यहाँ पे 0.03% है। मतलब सॉइल में CO2 का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और एयर में इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बेसिक जो कंक्लूजन निकला हमारा कि इन सॉइल CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज।
सॉइल में क्या होता है, जो हमारा CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ गया, देखो यहाँ पे 0.25% हो गया, यहाँ पे 0.03% है। तो हम बोल सकते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, कहाँ पे, सॉइल में, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाता है। अब वही चीज़ को यहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ है कि इन सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। एक बात याद रखें, CO2 का कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन कि वाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो इन सॉइल एंड वाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई इन सॉइल। ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर बढ़ जाता है। अब दिमाग लगाओ, ये इसका आंसर आपके पास है, आप थोड़ा सोचो कैसा क्यों होता है। ड्यू टू माइक्रोब्स, पहला माइक्रोब्स इसके कारण बन सकते हैं। इसके अलावा प्लांट का रूट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है क्या, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी हो सकता है क्या, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। पहला आता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हवा में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल पढ़ रहे हैं ना, तो सॉइल का बात करेंगे। तो माइक्रोब्स जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं वो क्या रिस्पायर करेंगे, O2, वो क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, छोड़ते क्या हैं, CO2, ठीक है। जो माइक्रोब्स होते हैं वो इनहेल्ड करते हैं O2 और एक्सहेल्ड करते हैं भाई CO2, ठीक है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। प्लांट का रूट भी वही काम करता है, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो एक ये भी हो गया। दूसरा, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है वो, या बोल सकते हो जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, O2 को यूज़ करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और भारी मात्रा में CO2 को बाय प्रोडक्ट के रूप में छोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि आप यूज़ करो ना, ऐसे सोचो कि आपने क्या किया, कोई वेजिटेबल पिल्स या कुछ को लिया, उसको आपने सॉइल के अंदर डाल दिया ताकि डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ज़्यादा डिकम्पोज होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन जितना मात्रा में प्रेजेंट होगा वो जितना जल्दी क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो वो क्या किया, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, जो भी मिट्टी जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो भी प्रेजेंट था एयर, उसको वो यूज़ कर लिया और बदले में क्या होता है, भारी मात्रा में CO2 बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो 3 कारण हो गए, माइक्रोब्स, ठीक है, इसके अलावा प्लांट का रूट और जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो, ठीक है। आया समझ में, चलिए इसके अलावा अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सॉइल एरेशन क्या होता है। देखो सॉइल एरेशन, कई बार आपको ये टर्म मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस का अदला बदली होता है उसको हम बोलते हैं भाई सॉइल एरेशन। जैसे कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, सॉइल है, तो यहाँ से कुछ गैसेस इसके अंदर आएंगे, सॉइल से कुछ गैसेस बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सॉइल एरेशन, ठीक है। याद रहेगा कि गैसेस का एक्सचेंज होना, एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाना, सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाना, ये कहलाता है सॉइल एरेशन, ठीक है। चलिए देख लो यहाँ पे फोटोग्राफ में O2 क्या कर रहा है, O2 सॉइल के अंदर जा रहा है, कुछ रिएक्शन परफॉर्म करेगा सॉइल में, और CO2 यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सॉइल एरेशन। याद रहेगा ना भाई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बार जो हमारा टॉपिक है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉइल एरेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड्स होते हैं सॉइल एरेशन का, एक होता है मास फॉलो और एक होता है डिफ्यूजन, ठीक है। मास फॉलो और डिफ्यूजन क्या होता है अब मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले
में बताने से, मास फ्लो और डिफ्यूज़न को बताने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि दोनों केसेस में जो गैसेस का ये ट्रांसमिशन होगा वो हमेशा हाई लेवल से या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। नोट में क्या लिखा पढ़ो उसको। इन मास फॉलो एंड डिफ्यूजन प्रोसेस गैसेस ऑलवेज फॉलो फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। चाहे वो मास फॉलो हो चाहे वो डिफ्यूजन हो, गैसेस का ऑलवेज जो फॉलो होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, याद रहेगा कि सॉइल एरेशन क्या होता है। मैंने बताया कि गैसेस का एक्सचेंज होना, ठीक है, एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से एटमॉस्फेयर में। और इसके जो मेथड्स हैं वो दो हैं, मास फॉलो, डिफ्यूज़न। मास फॉलो और डिफ्यूज़न दोनों में गैसेस का जो ट्रांसफ़र होता है या फिर फॉलो बोल सकते हो, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, यहाँ पे मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि मास फॉलो क्या होता है। देखो, मास फॉलो में हम क्या करते हैं, सारे गैसेस का एक एवरेज लेते हैं। ठीक है, जितना भी गैसेस है उस सब को जोड़ के हम ये चीज़ फाइंड करते हैं कि हाँ गैसेस का जो ट्रेवलिंग होगा या फिर जो फॉलो होगा वो कैसे होगा, है ना। तो हम बोल सकते हो कि यहाँ पे हम मास फॉलो में सारे गैसेस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लेते हैं, लेकिन डिफ्यूज़न में हम किसी एक गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को हम लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं, ये सपोज इसको आप क्वेश्चन मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये डेटा दिया हुआ है, पूछ रहा है फाइंड मास फॉलो। मास फॉलो को आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ो, 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, इसको आप जोड़ोगे तो 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। ठीक है, इसको जोड़ो, 3 1 3 5 कितना आया, 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, इसका एटमॉस्फेयर में हाई कंसंट्रेशन है, सॉइल में लो कंसंट्रेशन है। तो गैसेस का फ्लो कहाँ से होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर से सॉइल में आएगा। कैसे मैंने किया, जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थे सबको मैंने जोड़ लिया, ऑक्सीजन का जोड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सबको जोड़ के मैंने कितना आया, 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया। फिर मैंने सॉइल का सबको काउंट कर लिया, 3 1 3 5 कितना है, 12। और मैंने क्या बताया, मास फॉलो में सभी गैसेस के प्रेशर को हम लेते हैं एक साथ। तो सबको जोड़ के मैंने बताया कि जो एटमॉस्फेयर में उसका 14 आ रहा है और जो सॉइल में है उसका 12 आ रहा है। तो गैसेस हमेशा कहाँ होंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हमेशा एटमॉस्फेयर से सॉइल की तरफ गैस आएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि मास फॉलो हमको एप्रोप्रिएट डेटा नहीं दे पाता है, मतलब किसी इंडिविजुअल गैसेस के बारे में नहीं बता पाता है कि नाइट्रोजन कितना मात्रा में अंदर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, क्या नाइट्रोजन बाहर से अंदर आता है, क्या ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाता है, क्या अंदर से बाहर जाता है। तो इसका हमको डेटा मास फॉलो नहीं दे पाता है। ठीक है, इसके लिए आता है हमारा डिफ्यूज़न। ठीक है, इस डेटा पे हम लोग फिर से आएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो हम लिमिटेशन देख लेते हैं मास फॉलो का। मास फॉलो के नॉट फाइंड एप्रोप्रिएट डेटा, मास फॉलो एप्रोप्रिएट डेटा नहीं दे पाता, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। अब दो डिफ्यूज़न के बारे में देख लेते हैं। डिफ्यूज़न के बारे में जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे वहाँ भी पढ़ते आए होंगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कि डिफ्यूज़न में गैसेस का फ्लो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है इंडिकेट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, किसी एक गैसेस के बारे में वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक के बारे में बताता है। ठीक है, वापस हम लोग उस डेटा के ऊपर चलते हैं समझने के लिए। देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो मुझे आप बताओ कि ऑक्सीजन का जो फॉलो है वो कैसे होगा। ठीक है, आप माइंड में एक चीज़ रखो कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो सॉइल के अंदर जो CO2 का जो O2 का कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो हमेशा सॉइल से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, ये बता रहा है डिफ्यूज़न, एक एक गैस के बारे में बताएगा। CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है, 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आर्गन का 4 है,
यहाँ पे 3 है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। नाइट्रोजन का दोनों बैलेंस है तो गैसेस का ना आएगा ना जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हमको बतलाती है कौन, डिफ्यूज़न, ठीक है, इसलिए हम डिफ्यूज़न को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसलिए भाई ये बात याद रखें कि सॉइल एरेशन के प्रोसेस में 90% हम यूज़ करते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस का और 10% हम यूज़ करते हैं मास फॉलो का, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि आपसे पूछा जाएगा कि सॉइल एरेशन जो मेथड है उसमें हम ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, तो ज़्यादा यूज़ हम डिफ्यूज़न का करते हैं, मास फॉलो का कम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट ऑफ सॉइल एरेशन। सॉइल एरेशन को हम कैसे मेज़र करते हैं, तो सॉइल एरेशन को मेज़रमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम आता है जिसको हम बोलते हैं ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट, ठीक है। पूछा गया है एग्जाम में कि सॉइल एरेशन को आप किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करोगे, तो वो है ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है आपके पास ODR के रिगार्डिंग जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि पहला जो पॉइंट है कि इफ़ ODR रेट लोअर देन 29/10, देखो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने टाइप किया हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया 29×10⁻²⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, ऐसे होगा ये। तो यदि ODR का रेट जो है वो 29×10⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा तो हम बोलेंगे क्या कि प्लांट का रूट जो है वो सीज कर जाएगा, प्लांट का रूट ग्रोथ करना बंद कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो एक बात आप याद रखो कि ODR जो है पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान को आप यहाँ पर लगाएं, ठीक है, कि यदि ODR का रेट 29×10⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से कम हुआ तो रूट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इफ़ वाटर कंटेंट लो देन ODR इंक्रीजेज, यदि वाटर का कंटेंट कम हो जाता है सॉइल के अंदर तो ODR इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों, अरे यार वाटर जब इंटर करेगा सॉइल के अंदर तो क्या हो जाएगा, पोर सारे बंद हो जाएंगे तो जो हवा होगा वो बाहर चल जाएगा। इसलिए आप क्या कर कई बार देखा होंगे जब आप सॉइल में पानी पटाते हो या जब पानी का इरिगेशन करते हो तो कई जगह बुलबुला निकल रहा होता है, ठीक है, बबल्स निकल रहा होता है। क्यों, क्योंकि जो गैसेस में जो सॉइल में एयर डिजोल्व होता है वो बाहर क्या होता है, निकलता है, इसलिए वहाँ पे आपको बबल्स दिखते हैं, ठीक है। तो सॉइल के जो ODR रेट होता है उसको कम कौन कर सकता है, वाटर कर सकता है, हाँ। जब वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो ODR इंक्रीज कर जाएगा और वाटर कंटेंट जब अधिक हो जाएगा तो ODR डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। चलिए एग्जांपल टिलेज, इसको जब हम खोदते हैं तो क्या करते हैं, पोर को बढ़ाते हैं, जब पोर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगा और ODR भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टिलेज एक ऐसा मेथड है जो पोर्स को सॉइल के अंदर बढ़ाता है, मतलब ये ODR को प्रमोट करता है, ODR को इंक्रीज करता है। इसके अलावे कुछ डेटा है जिसको आपको याद करना है, वो क्या है, देखो यदि 22.9 × 10⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और 39.5 × 10⁸ ग्राम, ये 8 है, ठीक है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यदि इतना के बीच में हुआ, अगर ODR इतने के बीच में आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सारा नॉर्मल है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, सारे कुछ नॉर्मल है। यदि इससे कम हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तो ये प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो ये इसका एक ऑप्टिमम रेंज है कि इतना के बीच में होना चाहिए हमारा ODR रेट, ठीक है, इससे ना तो ज़्यादा ना तो इससे कम। ये भी पूछा गया एग्जाम में कई बार, है ना। चलिए स्लाइड पे आते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं
जो क्या करते हैं, सॉइल एयर को अफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या हो गया, पहला ड्रेनेज ऑफ वाटर, वाटर को आप बहाओगे या उसको ड्रेन करोगे, उससे क्या होगा, जो पोर्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्स सॉइल के अंदर, वो बंद हो जाएंगे, तो सारे गैसेस बाहर हो जाएगा और ओडीआर को वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। दूसरा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन द सॉइल, जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, O2 और CO2 को वो एक्सहेल्ड करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा और प्लांट्स को ये नुकसानदायक होता है। ठीक है। तीसरा है सॉइल डेप्थ, जैसे आप सॉइल के अंदर जाओगे तो ऑक्सीजन का रेट भी कम होने लगेगा। ऊपर जो होते हैं, जो टॉप सॉइल होते हैं, उसमें सॉइल का जो ऑक्सीजन रेट होता है वो हायर साइड होता है। तो ये तीन फैक्टर, इसके अलावा कुछ फैक्टर हैं, मैंने यहाँ पे तीन ही मेंशन किया, ड्रेनेज ऑफ वाटर, रेट ऑफ रिस्पायरेशन इन द सॉइल और सॉइल डेप्थ। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल एयर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा, आप काफ़ी आनंद लेके पढ़े होंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सॉइल वाटर। ठीक है, और प्लीज़ आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, या मैंने बताया और आपको समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, मैं उसको देखूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि उसको आप को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।